सो इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा कि जिस तरह आपका कोई नॉर्मल इक्वेशन होता है y और x में वो कोई कर्व दिखाता है, उसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमने देखा था, मैं लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व किया था, ये सॉल्व होने पे आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम के। ठीक है, सम के। और इसके को मैं कोई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी इसके को मैं कोई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के को मैं लिख दिया आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर के इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और के भी कांस्टेंट है, इसके लिए मेरे को एक आर भी ऐसा मिल जाएगा जो इसका स्क्वायर रूट होगा, यानी आर भी एक कांस्टेंट है। यानी मेरा जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे मुझे ये इक्वेशन मिला। यानी कर्व की इक्वेशन आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों एक ही बात है। ये कर्व की इक्वेशन एक्स और वाई में है विदाउट एनी डेरिवेटिव्स। ये कर्व की इक्वेशन है इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स। तो इक्वेशन को आप डेरिवेटिव्स के रूप में भी लिख सकते हो, सो विच वुड मीन द सेम थिंग। ओके, सो फिर हमने देखा था कि ये जो कर्व है ये एक फैमिली ऑफ कर्व है जिसमें आर की अलग अलग वैल्यू के लिए आपका अलग अलग सर्कल आएगा। ठीक है, जैसे कि आर की वैल्यू अगर 1 लोगे तो ये सर्कल बनेगा, आर की वैल्यू 2 लोगे तो ये सर्कल बनेगा, ये वैल्यू 1 है, ये 2 है। जैसे जैसे हम आर बढ़ाते जाएंगे आपका सर्कल बड़े होते जाएंगे। यानी ये क्या है, ये है एक्चुअली फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और सबका सेंटर कैसा है, ओरिजिन पे है, विद सेंटर 0,0। तो ये हमारा कंक्लूजन निकला था इस केस में। तो अभी इस केस में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने कर्व निकाला। ठीक है, हम उल्टा भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कर्व दिया हो और आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो लेट से उल्टा करना होता, हमें दिया जाता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, लेट से, या मतलब आर, ये बेसिकली फैमिली ऑफ सर्कल्स है। सो अगर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे आर एक वेरिएबल क्वांटिटी है, यानी ये क्या है, एक तरह से फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब इस फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए मुझे इक्वेशन लिखनी हो, डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे निकाल सकता हूँ? तो इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? इसमें ओनली एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, राइट। सो इसमें आप लिख सकते हैं नोट डाल के, ओनली 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये जानकारी मैं क्यों लिखवा रहा हूँ इसको मैं बताऊंगा बाद में आपको, कि आप मैं एक रिलेशन दिखाना चाहता हूँ कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा तो किस तरह का इक्वेशन आता है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे तो किस तरह का इक्वेशन आता है। इसलिए अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो अब हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो आप कैसे बना सकते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान रहे कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता। डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता, उसको हमें एलिमिनेट करना होता है। तो कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं इसको? हम अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने पे क्या मिलेगा हमें? 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। चाहे आप कोई भी सर्कल ले लीजिए, हर एक जो पूरी फैमिली ऑफ सर्कल्स है उसमें आप कोई भी सर्कल ले लीजिए, उसका जो आर स्क्वायर होगा वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी इसमें आप 2 कॉमन लेके काट सकते हैं, ये आपका बनेगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो ये वही इक्वेशन आ गया जहां से हमने स्टार्ट किया था। यहां से आप कर्व से इक्वेशन पे भी आ सकते हैं। यानी इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है ये आपकी वो फैमिली ऑफ कर्व्स बताती है। ठीक है, और देखने वाली बात ये है कि जो इक्वेशन आई है इसका ऑर्डर क्या है? इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? 1। ठीक है, और आप ये हमेशा देखेंगे कि इक्वेशन में जो फैमिली ऑफ कर्व की जो इक्वेशन है उसमें जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे वही आपका ऑर्डर आएगा। ये आप हमेशा देखेंगे, आप नोट डाल के लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन सच केसेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, सो डोंट टेक माय वर्ड, मेरी बात पे यकीन मत करिए, आप खुद ट्राई करके देखिए। एक इक्वेशन लेते हैं हम लोग। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका स्लोप क्या है? m है, और इसका y इंटरसेप्ट क्या है? c है। सो ये हम जानते हैं अलग अलग m की वैल्यू के लिए, अलग अलग c की वैल्यू के लिए क्या आएगा, ये लाइन अलग अलग आएगी। हम जिसका अगर डायग्राम बनाऊं, जनरल डायग्राम बनाऊं तो ऐसा डायग्राम होता है ये, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। इसमें इसका स्लोप क्या है? m है, मतलब स्लोप का मतलब ये वाला जो थीटा होगा, टेन थीटा की वैल्यू होगी m, और ये वाला जो इंटरसेप्ट होगा ये होगा 0,c, यानी जो दूरी है ये होगी आपकी c। ये इस लाइन का मतलब होता है, स्ट्रेट लाइन का, कि इसका स्लोप m है और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो c है। अब इस इक्वेशन में 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, क्या क्या? m और c। क्योंकि m भी, अगर m वेरी होगा तो क्या होगा?
आपकी लाइन अलग हो जाएगी। मान लीजिए अगर m कम होता है तो लाइन का स्लोप क्या होगा, कम होगा। लाइन की स्लोप कैसी होगी, ऐसी होगी। अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाइन का स्लोप बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप थीटा इंक्रीज करते जाएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, आपका स्लोप बढ़ता जाएगा, यानी m के वेरी होने से लाइन बदलती है। उसी तरीके से y इंटरसेप्ट वेरी होने से भी लाइन बदलती है। यानी ये जो इक्वेशन है क्या है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है, केवल स्ट्रेट लाइंस ही बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये फैमिली ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है, क्योंकि m कोई फिक्स नहीं है। अगर मान लीजिए सारी लाइन का m फिक्स होता, मैं यहां बोलता y इक्वल टू 2x प्लस सी, तो उसने उस केस में आपने m फिक्स कर दिया, 2 फिक्स कर दिया, उस केस में जो भी लाइन होंगी सबका स्लोप 2 ही होगा, यानी सारी लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अगर आपका स्लोप सेम होगा, सारी लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, उस केस में कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते, केवल एक होता। ठीक है, पर यहाँ पे m भी फिक्स नहीं है, c भी फिक्स नहीं है, तो यानी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। और इसको यदि हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें तो जो हमने नोट लिखा था पिछली स्लाइड में, उसके हिसाब से उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आना चाहिए 2। तो इस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, हमें इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एक बार यदि हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, c का डिफरेंशियल हो जाएगा 0। अभी यहाँ पे बच गया, अभी शॉर्ट आंसर नहीं है। ठीक है, ये अभी m है यहाँ पे। और कैसे कर सकते हैं, एक और बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dm बाय dx। दोनों तरफ मैंने फिर से विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लिया, यानी इधर आ जाएगा मेरे पास d2y बाय dx2, इधर आ जाएगा 0। यानी ये मेरी इक्वेशन होगी जो कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। और आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2, और वही आपके नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आती है, ये आपका फैमिली का जितने भी मेंबर होंगे सारे मेंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मान लीजिए फैमिली का एक मेंबर होगा y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। उस केस में भी आप देख लीजिए d2y बाई dx2 करेंगे आप तो 0 ही आएगा। एक और कोई मेंबर होगा y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी चाहे m और c की कोई वैल्यू हो जाए, हर पार्टिकुलर मेंबर के लिए ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। तो अब मैंने आपको दिखा दिया है कि आप इक्वेशन से कर्व निकाल सकते हैं, कर्व से इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। अब जैसे आपने लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c में लिखा, उसी तरीके से लाइन को आप डेरिवेटिव्स के रूप में भी लिख सकते थे, इसलिए इसका नाम दिया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स से आपके पास लाइन और सिंपल होती y इक्वल टू mx। ठीक है, ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। अब इस केस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, 1 है। इस केस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है, तो इस केस में हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी वो भी हमें फर्स्ट ऑर्डर में देखनी पड़ेगी। पर यदि हम इस पर dy बाई डी एक्स करें तो आप देखेंगे dy बाई डी एक्स आएगा आपका निकल के m। ठीक है, अब हालांकि इसमें आप d2y बाई dx2 करेंगे तो 0 निकल के आ जाएगा, परंतु हमें इस जो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमें एक ही ऑर्डर तक रखना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, और इसको अगर वैसा रखना है तो यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा, अगर इस एक सॉल्यूशन इसका डेफिनेटली ये भी होगा, अगर हम इसको डबल डिफरेंशिएट कर दे तो ये आ जाता, यानी ये भी इसका वन ऑफ द सॉल्यूशन होगा, जहां पे आपका कांस्टेंट जो आपका c इंटरसेप्ट था ना, y इंटरसेप्ट, उसकी वैल्यू 0 होगी। इसका सॉल्यूशन क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस c। यदि आप c की वैल्यू को 0 कर देंगे तो उस केस में ये भी आपका सॉल्यूशन बन जाएगा इस केस में। बट हम और जनरल सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, और मान लीजिए हम m की वैल्यू पुट कर देते हैं। m की वैल्यू क्या है, y अपॉन x, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन x। ठीक है, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बन जाएगा आपका x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई को आप इधर ले जाइए, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ये इसका ऑर्डर क्या है, 1 है। ठीक है, तो दिस वुड बी योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो जब भी हमें ऐसे पूछा जाएगा कि हमें फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए इक्वेशन निकालनी होगी, तो हम ध्यान रखेंगे हम जितने हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं हम उतना ही ऑर्डर रखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हालांकि इसमें ये भी सॉल्यूशन था, बट ये इस केस में आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 नहीं है, एक ही है एक तरह से। कैसे, क्योंकि इस केस में आपने c की वैल्यू तो फिक्स ही कर दी 0। इसका सॉल्यूशन क्या था, इसका सॉल्यूशन था y इज इक्वल टू mx प्लस c। वो इसका भी सॉल्यूशन है, वो एक पर्टिकुलर केस है जब c की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी फिर तो आपका एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट बच गया ना। यानी इसमें आप ये आंसर नहीं लिखेंगे, इसमें आप ये वाला आंसर लिखेंगे। तो आपको हमेशा वही आंसर, वही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें ऑर्डर की वैल्यू वही होगी जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन इलिप्स
नाउ जैसे मान लीजिए एलिप्स होता है कोई एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कैसा एलिप्स है? अगर मान लीजिए ए बी से बढ़ा दिया हुआ है आपको, यदि ए बी से बढ़ा हुआ है तो ये कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। इसकी जो मेजर एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस होगी, और जो माइनर एक्सिस होगी वो आपकी वाई एक्सिस होगी। इसका सेंटर कहाँ होगा? सेंटर होगा इसका ओरिजिन, ठीक है, सेंटर बोलते हैं ओरिजिन को। सो इस केस में हमें बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है कि क्या एसेंट्रिसिटी है वगैरह वगैरह, कहाँ फोकस आ रहा है। हमें ये इक्वेशन पता है, इसमें दो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं? दो हैं। तो यदि हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? हमें वो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना पड़ेगा जिसका कि ऑर्डर 2 हो। हमें डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करें, आप वाई भी के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उस केस में आपका जो इक्वेशन आएगा dx अपॉन dy की फॉर्म में आएगा। और जनरली हम dy बाई dx लिखते चलते हैं तो हम उसी फॉर्म में कर लेते हैं, पर वो उल्टा भी सही है। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हो वो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x और y दोनों ही एक जैसे ही हैं। ये आपका इवन कर्व है x में भी और y में भी। सो आप इसको dy बाई dx करिए दोनों तरफ। ये क्या आएगा? 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें मैं यदि यहीं पे मैं ए और बी को एक तरफ कर दूं, इसमें यदि ए और बी को मैं एक तरफ कर सकता हूं। अभी मान लीजिए मैं 2 काट देता हूं और इस ए स्क्वायर को उधर ले जाता हूं, बी स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। यानी जो इक्वेशन था मेरे पास 2 मैंने काट दिया था, एक्स अपॉन ए स्क्वायर था प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस एक्स अपॉन ए स्क्वायर को वहां ले जाइए आप, और ये बन जाएगा वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर। कॉन्स्टेंट वाली टर्म को एक तरफ रख लीजिए, एक्स वाली टर्म को एक तरफ ले जाइए। ये बन जाएगा वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये मेरी इक्वेशन बन गई जिसमें मैंने आर्बिट्री कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में कर लिया, एक तरफ कर लिया। तो अगर मैं अब डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट का दिक्कत मेरे को नहीं आएगा, बिकॉज वो यहीं पर 0 बन जाएगा। तो अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या बनेगा डिफरेंशिएट करने पे? एक फैक्टर तो आपका ही होगा y बाय एक्स को मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v। तो इसमें u v रूल लगा कर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या होगा? 0 होगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं जरा इसको। तो पहला टर्म जो होगा, मान लीजिए y बाय एक्स को हमने अलग रख लिया u इंटू वी डैश, यानी dy बाई डी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? d2y बाय dx2 प्लस dy बाई dx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y बाय एक्स इज इक्वल टू 0। ये आएगा हमारे पास। u रखा, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। अब ये वाली टर्म तो पहली वाली टर्म तो अपने आप सिंप्लीफाई हो गई है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये किससे होगा? u अपॉन v रूल से। y अपॉन x है ना, तो u अपॉन v रूल क्या कहता है? डिनोमिनेटर में v स्क्वायर v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश। वैसे इसको करना पड़ेगा, यानी हमारे पास इक्वेशन जो आएगा वो ये होगा। पहला टर्म तो एज इट इज है y अपॉन एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, पहले टर्म में कोई छिड़खानी नहीं है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू जो अब ये वाला जो टर्म है ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन एक्स। ये क्या हो जाएगा? नीचे आएगा एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा? 1 होगा, यानी ये हो जाएगा इज इक्वल टू, राइट में तो कांस्टेंट था, हो जाएगा 0। अब मैं दोनों साइड क्या करता हूं, मैं दोनों साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं इक्वेशन को। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या आएगा मेरे पास? एक्स स्क्वायर से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं जिससे ये वाला यहाँ पे डिनोमिनेटर हट जाए। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर से करने पे यहाँ पे एक एक्स है नीचे, ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा? ऊपर एक्स बचेगा, यानी यहाँ जाएगा एक्स वाई इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स टू प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? ये इसका डिनोमिनेटर हट जाएगा। आप पूरा डी वाई बाई डी एक्स के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी क्या बनेगा? वो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये बना। अब ये किस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आई है मेरे पास? सेकंड ऑर्डर की है, यानी यही मेरी, इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी नहीं है, यानी यही मेरी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट लेते हैं फैमिली ऑफ पैराबोलाज, जो स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं, जिसका सेंटर ओरिजिन होता है और जिसकी जो एक्सिस होती है वो आपकी एक्स एक्सिस होती है, यानी वो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसका जो वर्टेक्स है ओरिजिन है, और इसकी जो एक्सिस है वो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये यहाँ पॉजिटिव मानना है आपको, यानी ये पैराबोला आपका कुछ ऐसा है। इसका जो फोकस होता है उसको लिखते हैं s, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं a,0। ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और इसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है।
अब अलग अलग ए की वैल्यू के लिए क्या होगा, अलग अलग पैराबोला आएगा। जितना ए ज्यादा होता है तो क्या होता है, उससे पैराबोला चौड़ा हो जाता है। पैराबोला चौड़ा हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का बनाएंगे ना, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1 है, उसका पैराबोला मान लीजिए कुछ ऐसा बनता है। अगर आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x बनाएंगे, इसका पैराबोला आपका थोड़ा चौड़ा बनेगा, थोड़ा नहीं एक्चुअली डबल चौड़ा बनेगा। क्योंकि एक आपने पढ़ा होगा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होती है, फोकस से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन होती है जो पैराबोला को काटती है, और लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो होती है 4a। इस केस में लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी, 4 इंटू ए 1 है, 4 हो जाएगी। इस केस में लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी, ठीक है, तो यानी ये ज्यादा चौड़ा होगा, और पर ये पास भी आपका 2,0 से करेगा, निश्चित रूप से चौड़ा ही होगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखना है कि इस केस में आर्बिट्री कांस्टेंट हमारा एक है, अलग अलग ए की वैल्यू के लिए अलग अलग पैराबोला आएंगे, तो उस केस में हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो ऑर्डर क्या आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक आना चाहिए। यदि हम इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। ठीक है, अगर मैंने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया तो कांस्टेंट तो हट जाएगा पर ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं फिर से डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, मैं मुझे ऑर्डर 1 ही लेके आना है, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है मेरा 1 है। ऑर्डर 1 कैसे लाया जा सकता है, इस केस में ए हटाना पड़ेगा, ए हटाना पड़ेगा। ए की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर अपॉन 4x, या फिर डायरेक्टली आप 4a की वैल्यू डाल सकते हो। 4a की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, 4a को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये बन जाएगा आपका 2y डी वाई बाई डी एक्स। 4a की वैल्यू है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये जो आपका आंसर आया है इसको आप और अच्छे से लिख सकते हो, बट आप यहां भी छोड़ देते हो गलत नहीं है आंसर, क्योंकि आपकी इक्वेशन आ चुकी है जिसका ऑर्डर क्या है 1 है। ओके, हमें लग सकता है कि यहाँ पे दोनों तरफ y काट सकते हैं, बट y तभी काट सकते हैं y आपका पूरे कर्व के लिए कहीं जीरो ना हो, और हम जानते हैं हम एक पॉइंट ऐसा कर्व पे जरूर आएगा, ये वर्टेक्स, जो कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा, यानी हम y को जनरलाइज नहीं कर सकते, इसलिए हम y को यहाँ पे काट नहीं सकते। यानी इस केस में क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2xy डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर होगा। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है विद ऑर्डर 1।